नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, आज हम लोग जो अपनी संस्कृति की चौथी कड़ी आज पेश करने के लिए जा रहे हैं और इसमें आप देख सकते हैं हमारे सामने, आप सबके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं तपन कुमार घोष, जो काशी के बारे में, काशी की संस्कृति के बारे में, काशी के इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा है, पढ़ा है, जिया है। और काशी ही नहीं बल्कि देश के तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपके अपने विचार सबके सामने हैं। नाम तपन कुमार घोष। आज हम चर्चा करेंगे काशी में, काशी की प्राचीनता को लेकर के, काशी में का जो एक स्वरूप है, कौमी एकता का स्वरूप, सामाजिक सौहार्द का स्वरूप और एक हमारी जो धरोहर इस काशी में, बनारस में, वाराणसी में, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। और हम बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते हैं, सीधे मुखातिब करते हैं तपन जी को। आज का जो विषय हम लोगों ने चुना है, उसके बारे में कुछ आप शुरू करें। क्या है वो टीला, क्यों प्रसिद्ध है, इसके पीछे की क्या कहानी है? मुझे आपने जब सुबह इसके बारे में कहा तो मुझे इतनी कम समय मिली, हमारे बहुत सारे कापी किताब इधर उधर अस्त व्यस्त होने से, जो जिसमें छपा था और जिस किताब का रेफरेंस सोच रहे थे, यानी बंगला में लिखी हुई एक किताब तंतु बणिक जाति का इतिहास में उसका जिक्र है। क्योंकि तंतु बणिक लोग प्लासी के लड़ाई के बाद उस एक अराजकता के समय उनकी व्यापार और धंधे में इतना चौपट हुआ था, तो वो भाग करके काशी में आ रहे थे, बनारस। क्योंकि उस समय बनारस में एक अच्छी मार्केट थी कतान की, और बंगाल के ये तांती यानी जो जुल्हा थे, ये स्पेशली उनकी अपने ढंग का रेशम खुद बनाते थे और उससे उसका थान बुनते थे। और वो थान जो है आकर के बिकती थी औरंगाबाद के सराय में, जो नजदीक है। जी जी। और ये बंगाली तांतियों का जो बसत थी वो रामापुरा क्षेत्र में था। ये रामकुंड से ले करके खाड़ी कुआं तक आज भी कुछ दो चार लोग हैं। आज से 20-25 साल पहले भी उनके करघे वगैरह थे, लेकिन आजकल के उनके बच्चे फिर ये नहीं चाहते करते, इसीलिए लगभग बंद हो गया। और बीएचयू के जब ये भरौटी के बारे में मैंने लिखा तो बीएचयू के प्रोफेसर थे दत्त साहब, जिनका फिजिक्स का एक किताब प्रैक्टिकल फिजिक्स चलता है, उनके घर में नाटक वगैरह होता था, उनके स्टेज बना। ये भर टीला जो है, ये आपने भरौटी कहा, भरौटी से क्या तात्पर्य है? ये भर टीला और भरौटी, क्योंकि भर टीला के ऊपर जब मैं कुछ बताया लोगों को, तो मेरे एक मित्र थे भादुड़ी साहब, तो बनारस में उत्तर प्रदेश सिल्क बोर्ड जो है, सिल्क बोर्ड में बनारस के दो उद्योगपति थे जो रेशम बनाते थे, जिसमें भादुड़ी साहब एक थे और एक गुजराती परिवार है। मैं उनको नहीं जानता क्योंकि मेरा ये विषय नहीं था, लेकिन करते वक्त इन लोगों से परिचय हुआ था। तो ये आपने पूछा जो भरौटी जी, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों भरोटी शब्द आया। ठीक ठीक। बेसिकली
जब वहाँ मुर्शिदाबाद के, आप सुने होंगे, पहले हमारे बचपन में दो सिल्क बहुत बनारस में या महिलाओं के लिए प्रसिद्ध था। एक बंगलोरी सिल्क कहा जाता था या मैसूर सिल्क, और मुर्शिदाबाद सिल्क। मुर्शिदाबाद सिल्क में चमक बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन वो मजबूत नहीं होता था। लेकिन जो मैसूरी सिल्क होती थी वो मजबूत होती थी, लेकिन उसमें चमक नहीं होता था। तो अब सिल्क है क्या? सिल्क है कीड़ा मकोड़ा कह सकते उसको। उसका लार से जो वो निकलती है, उससे धागा बनाया जाता है, रेशम का कीड़ा जिसे कहते हैं। रेशम का कीड़ा। और वो रेशम का कीड़ा जो है वो अपने चारों ओर वो धागा से एक गोल उसको उसका एक टेक्निकल नाम है, अभी याद नहीं आ रहा है, मकोई या इस तरह का कुछ कहते हैं उसको, कोकून। तो ये वो बनाते हैं। चूंकि उस कीड़ा को मार करके ही वो निकाला जा सकता था, तो इधर धार्मिक संप्रदाय के लोगों को वो पसंद नहीं था। हालांकि चिनांशु शुद्ध माना गया है, लेकिन रेशम का कीड़ा वो पालना नहीं चाहते थे, इसलिए उधर उतना पनप नहीं पाया। तो भर एक जाति है, ये इनको नवनाग कहा जाता है, और ये काशी नगर को बसाने में भरों का बहुत बड़ा योगदान रहा। फर्स्ट सेंचुरी में नवनाग काशी के राजा हुए, और यहाँ बहुत सारे जैसे नगवा गांव बसाए, दशाश्वमेध में उसका उन्नत करवाया। इस तरह नवनागों का बहुत बड़ा, ये जाति को आजकल भर कहा जाता है जी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी के युद्ध के बाद इतना अराजक फैल गया कि मुर्शिदाबाद से गंगा के मार्ग से पहले बनारस आया जाता था, लेकिन वो मार्ग जो है सेफ नहीं रह गया, तो लैंडमार्क से आने लगे लोग। लेकिन इतना डकैती चोरी ये सब होने लगा, तो वहाँ मुर्शिदाबाद के जो कारीगर थे वो अपना रोजी रोजगार के लिए वहाँ से एक बहुत बड़ी संख्या में वो लोग तय किए कि हम लोग बनारस जाएंगे। और बनारस में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बनारस में उस समय रेशम खरीदने का, एक ऊँटी बनाने का बात चल रहा था। क्यों कि कर्नाटक से भी थान आता था, बंगाल से भी आता था, और उसका मेन जो मार्केटिंग होती थी वो औरंगाबाद का, मतलब जो सराय है उसमें बाजार लगती थी, और बहुत पुरानी बाजार थी, वहाँ होती थी, बनारस का औरंगाबाद। हाँ। तो उस समय ऐसा हुआ कि ये लोग आए जब, तो अपने साथ रेशम का कीड़ा लाए। तो इनको जगह जगह मिली शहर के बाहर। लगभग उस समय शहर जो है वो चौक तक ही सीमित था। गोदावरी नदी यानी गधौलिया का जो दशाश्वमेध रोड देख रहे हैं, ये एक नदी थी जिसको गोदावरी नदी कहते थे, उसी से गधौलिया नाम हुआ। और जो आज गिरजाघर चौमानी देखते हैं, वो पूरा चौमानी एक झील थी। अच्छा। और उस झील से ये उठते उठते लक्सा के पास, जहाँ आज लक्सा का थाना है, चौकी, पहले हम लोग चौकी कहते थे, थाना है, ठीक उससे ये शुरू होता था। और ये अजाचक आश्रम से अगर आप नीचे उतरेंगे तो जो गली दाहिने तरफ से गई है रामापुरा की तरफ, तो दाहिने तरफ पाठक जी का मकान पड़ेगा दाहिने तरफ, और सीधा एक चली गई है, वहाँ ये टीला था। इस टीला का थोड़ा सा उल्लेख प्रिंसेप के मैप में थोड़ा सा है, लेकिन प्रिंसेप जिस समय आए या वो कर रहे थे, उस समय उसके ऊपर जो है ऑलरेडी वो महल बन चुकी थी, या उसको
भावल स्टेट था ढाका में, वो उनके राजा को वो दे दिए थे, तो वो उस पर अपना कोठी बनाए थे। टीले के ऊपर। जी हाँ। और ये बनारस में लगभग जो बड़े लैंड होल्डर्स होते थे, राजा सामंत, ये लोग, इस तरह बनारस में बहुत जगह इस तरह ऊंची ऊंची टीलाएं होती थी। और मैं इसलिए जेम्स प्रिंसेप की नक्शा की बात कर रहा हूँ कि काशी खंड में जो काशी का वर्णन है उससे काफी जो है मिलता जुलता उसमें मिलता है। तो इससे लगता है 1822 तक काशी का उस तरह बहुत कुछ बदला नहीं भूगोल, और काशी के भूगोल को बदलने में हम लोकल लोग ही जिम्मेदार हैं। ये किसी शासक ने मारपीट करके तोड़ा मड़ोड़ा ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये लोग जो भी शासक थे उसको, क्योंकि ये भौगोलिक स्थिति उनकी शासन करने में मदद करती थी। तो इसका खबर कैसे, एक चीज और सोच बताओ कि ये घटना के साथ जुड़ा हुआ है बंगाल आर्मी का। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल आर्मी का छावनी बनी कैंटोनमेंट में, और उनके जो पादरी थे उनके डायरी में इसका उल्लेख है। अच्छा। और क्यों उल्लेख है, अब देखिए, शायद किसी को नाराजगी होगी कि भर टीला के बाद क्यों दूसरे तरफ चले जा रहे हैं, क्योंकि ये बताना जरूरी है क्यों उन्होंने उल्लेख किया। उस समय एक मेरे ही तरह कोई मनचला नौजवान थे इंग्लैंड के, उनका बड़ा शौक था, वो थोड़ा बहुत, वो कम पढ़ा लिखा था, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते उनको कहीं से मिला सोच कि ईसा मसीह के जो 12 शिष्य थे मेन, उसमें सेंट थॉमस बनारस आए थे, और बनारस के किसी झील के किनारे उन्होंने साधना की थी, और उनको बहुत शांति मिली और उनको बहुत कुछ मिला, ऐसा है। तो उनको बहुत इच्छा हुई कि वो उस जगह पर जाएंगे। तो उन्होंने सरल उपाय सोचा, और ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी में वो भर्ती होके आया, और छूटना चाहता था, उसमें लड़ाई झगड़ा करके उसको फौज से निकाल दिया गया। वो खोजते खोजते बनारस आया, और बनारस आके गोदावरी झील के पास जितना कुछ सुना हुआ था उससे बहुत मिलता जुलता था, तो वहाँ लोग वो रहने लगे। उस समय जिस जगह पर वो रह रहे थे उसमें एक बंगाली ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण कह रहा हूँ क्योंकि वो कर्मकांडी थे, पुरोहित थे। अच्छा। तो उनका वो जमीन थी, और वो साधु, जैसे हम लोगों के यहाँ साधु होते हैं वैसे ही फटा पुराना कपड़ा, चुपचाप, और किसी से न मांगते थे कुछ, चुपचाप बैठे रहते थे। तो लोगों को उन पर बहुत आस्था हो गई, बहुत प्यार करने लगे स्थानीय लोग, और उन्होंने ईसाई बाबा उनको कहने लगे। वो पुरोहित महाशय का टाइटल था चक्रवर्ती महोदय। को जब पता चला, वो आए, देखे कि वो बेचारा जाड़े में पानी में तकलीफ है, तो उन्होंने कुटिया बना दी उनको, और उन्होंने बड़ा सत्कार किया, उनका आदर किया। खैर आप चलिए, इस तरह कहे कि नहीं हम यहाँ, आप क्यों तकलीफ वो कर रहे हैं, हम तो आराम से है। तो पेड़ के नीचे रहते थे, तो उन्होंने कुटिया बना दी, वो रहने लगे, और उन्होंने डिक्लेयर किया कि यहाँ ही सेंट थॉमस जो है साधना किए थे। और ये जो है मैत्री संघ, इसको जब मेरा एक लेख निकला ईसा पीठ वाराणसी, तो लक्ष्मणपुरा में क्रिश्चियनों की एक संगठन है, उन्होंने जो पादरी थे उन्होंने उसको देख करके उसको वो किया, प्रमाणित किया। क्योंकि ये जो सेंट थॉमस चर्च है, जनरली चर्च के अंदर, मस्जिद के अंदर तो समाधि वगैरह मिलती है, लेकिन चर्च में साधारण तो कोई समाधि नहीं होता है। लेकिन इस सेंट थॉमस चर्च में जो पुलपीठ है, जहाँ से पादरी बोलते हैं, वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक वाकई समाधि है, जिसको लोग बोलते नहीं लेकिन उसको खराब भी नहीं करते हैं, और लोगों का विश्वास भी है क्रिश्चियन वर्ल्ड में, लेकिन कोई लिखित प्रमाण नहीं है। इसी तरह जैसे इसको ओरल हिस्ट्री कहा जाता है, जी जी, कि प्रचलित होके आया है,
और सेंट थॉमस के बारे में, इसलिए उस चर्च का नाम भी सेंट थॉमस है। वो लखनऊ से गवर्न होता है। तो ईसाई बाबा एक दिन प्यारे हो गए, तो उनको ले करके वहाँ जो स्थानीय लोग थे वो बड़े चिंतित हो गए, क्योंकि वो हिंदू भी नहीं थे, मुस्लिम नहीं थे। उनको उस समय तो जस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ईसाइयों के बारे में हम लोगों को कोई खास जानकारी नहीं थी। तो पंडित जी आए, पंडित जी को खबर दी कि पंडित जी गुजर गए हैं स्वर्गवास। तो पंडित जी कहे कि भाई देखो भाई, ये तो ईसाई थे, इनका अपने धर्म के मुताबिक इनकी अंतिम संस्कार होना चाहिए। तो लोग ये ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में थे ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो उन्होंने पादरी के पास गए, फौज के जो पादरी थे जी जी। उनके पास गए, स्थानीय लोग, ये बाकायदा रिकॉर्ड है। तो पादरी ने कहा कि देखो भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता जब कमांडेंट ऑर्डर नहीं देंगे, क्योंकि मैं भी फौज का नौकर ही हूँ। जी ठीक बात। तो आप लोग कमांडेंट से परमिशन लीजिए तो मैं जा सकता हूँ। तो इसलिए ये बात मैं कहूँगा। अब भरों की बात थोड़ा सा कह दूँ तो फिर इसको अंत में ये इसके साथ संलग्न। तो जब 1757 की लड़ाई के बाद जब शिफ्टिंग हुआ, बंगाली तातियों ताती कहते हैं बंगाली जुलाहों को, जी जी। बंगला में ताती कहते हैं। और जो कपड़े बिनने वाले दो वर्ग के होते हैं, एक तो जाति के ही तंतु बणिक होते हैं मनुस्मृति के अनुसार, और एक को देवनाथ या योगी कहते हैं। यानी जो जोगी लोग होते थे, जो गृहस्थ हो गए, वो लोग भी कपड़े बीनते थे। इसीलिए शायद कबीरदास उसी परिवार के अंदर आए होंगे। तो यहाँ जो लोग बसे वो जोगी नहीं थे, वो तंतु बणिक थे। ये वैश्य माने जाते हैं। तंतु बणिक लोग आए तो उन्होंने देखा कि उनकी दो भाग है, एक रेशम का धागा बनाना और उसका बिनना। बिनना बहुत बड़ी श्रम और टाइम टेकिंग जॉब है। तो उस समय रामापुरा वो जो टीला थी, उस टीला में जब पानी बरसता था, तो मैंने आपको सुबह ही बताया कि मिलता है कि पादरी ने कहा कि इतना खूबसूरत है कि वहाँ से सूर्य उदय भी जैसे अच्छा लगता है, सूर्य का अस्त भी देखने को अच्छा लगता था। और उसका प्रमाण मैं आपको भौगोलिक तौर पर दूंगा। आज भी उसको देखा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है बताने पर। तो हुआ क्या कि ये लोग उस टीले पर, ये भर जाति के कुछ बस्ती थी। अच्छा। और ये भर जाति एक ट्राइबल के तौर पर थे। ये एक झुंड बना के रहते थे सबका। ये बहुत आर्थिक रूप में कमजोर थे। इनको अपना जाति में गर्व था कि हम काशी के संस्थापक है, वो है वो है। लेकिन ये जब ताती लोग आए तो उनसे वो नेचुरली आसपास साथ में रहने से सुख दुख में बांटने लगे। तो इन्होंने इनको रेशम पालन सिखाया। अच्छा, वो बंगाल के तातियों ने। हाँ। और ये भड़ लोग ये मांसाहारी थे, तो ये सीख लिए और रेशम पालने लगे। इससे दो फायदा हुआ उनको। रेशम का कीड़ा पालने लगे। हाँ, दो फायदा हुआ। जी। एक तो रेशम का धागा बेचने लगे। अच्छा। और ये सोशल चीज है जी। ये जो रेशम के कीड़ा को मारा जाता है, जब काकुन बनता है तो रेशम का कीड़ा एकदम अंडा के तरह बड़ा हो जाता है। अच्छा। और प्योर प्रोटीन होता है। जी। और बहुत सुनते हैं स्वादिष्ट होता है। तो उसको वो खाने लगे। खाने ही नहीं लगे, वो बेचते भी थे। इसका हाँ, विरोध नेचुरली बहुत मात्रा में वो करते थे। जी जी। तो वो एक बहुत बड़ा मार्केट बना यहाँ के लिए। और पूरा वो जो टीला के अंदर जो रहते थे भर लोग, हाँ। वो पूरा समाज ही इसमें संलग्न हो गया। तो नेचुरली वो लार्ज स्केल में होने लगा। हाँ हाँ। और औरंगाबाद में वो क्या जाए,
वो ज़्यादा से ज़्यादा ये खपत हो जाता था रामापुरा में ही। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोठी जो थी वो लहुरा बीर के तरफ था। वो अच्छा। लोग खरीदने के लिए आते थे और भरों के साथ अक्सर तू मैं हो जाता था, क्योंकि वो तो कहते थे कि बनारस का राजा मैं हूँ, हम लोग हैं, और और वो उस तरह थे। अपने को शासक मानते हाँ, थे। तो इसी में होते होते एक दिन ऐसा हुआ कि 1857 1757 के ठीक बीचों बीच, क्योंकि इसकी सन तारीख तो मिलती नहीं है, क्योंकि तंतु बणी के इतिहास में इसका जस्ट उल्लेख है कि किसी अंग्रेज क्लर्क को या जो मार्केटिंग खरीदने आया था रेशम का धागा, उससे इन लोगों का झगड़ा हुआ, उनको मारपीट वो मर गया। अंग्रेज। हाँ, तो अंग्रेज तमतमाए। तो यहाँ के कोठी में जो कुछ 20-25 सिपाही वगैरह थे वो लोग आए इनको दबाने मारने पीटने के लिए। लेकिन ये जो आए फिर ये लौट नहीं पाए, वो सिर्फ खबर ही दे पाए कि ये लोग हम लोगों को मारेगा। मतलब पहले हमले में ईस्ट इंडिया कंपनी का इनकी हार हुई तो इनको खबर भेजना पड़ा कैंटोनमेंट, जहाँ छावनी थी। तो छावनी से ये हुआ कि इनको जो है तोप लाया गया और इन लोगों को सजा देने के लिए कि ये जो भरटीला है इसको एकदम ध्वस्त कर दिया जाएगा और भरों को मार के खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये किसी तरह जब ये लोग आए, और घेराबंदी का भी उल्लेख मिलता है, आज जो वो देख रहे हैं ये लक्ष्मी कुंड, जी। फिर रामकृष्ण मिशन के इधर इस तरह का घेराबंदी डाला गया। वो घेराबंदी का तोप का जो है वो परिधि ये रेवा ह्रद तक था, रेवा ह्रद का उल्लेख है, और बेनिया तक था। बेनी ह्रद मतलब बेनिया में भी झील थी, उसी झील से पानी आता था। और तोप दागा गया। जब तोपखाना का वो हुआ, उनके आए तो देखे कि एक भी भर वहां नहीं है, उनकी झोपड़ी उपड़ी सब है, न सामान है कुछ, झोपड़ी ही मिला, और एक भी किसी का बॉडी वगैरह कुछ नहीं मिला। अच्छा। तो जो होता है उस जमाने में, तो उन्होंने तातियों को कहा कि बताओ कहाँ गया, क्या गया। तो कहा कि साहब हम लोगों को कुछ पता ही नहीं, तो वो बता नहीं पाए। लेकिन वो ताक में रहे कि इनको पकड़ेंगे मारेंगे। तो लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने ख्याल किया कि ये भरोसे ही तो धागा मिलता था, तबे ना ये थान बिनते थे। जी जी। लेकिन ये ताती तो अभी भी कतान का थान बना रहे और बेच रहे, तो ये कहाँ से मिल रहा है? मतलब ये मैसूर का थान नहीं, मतलब धागा नहीं खरीद रहे। मार्केट मतलब जो औरंगाबाद में वो था सराय, वहां भी नहीं जा रहे, तो इनको मिल कहाँ से रहा? पता लगते लगते इनको पता चला। लेकिन उन्होंने मतलब और इतिहास में नहीं मिलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर कोई वो किया, क्या नाम है, एक्शन लिया। जी जी। लेकिन ये पता चलता है स्थानीय लोगों से, क्योंकि जब मैं इनके बारे में लिखा तो प्रोफेसर दत्ता ने कहा कि आपने हम बनारस के तंतु बणिक जाति के ऊपर कुछ नहीं लिखे। तो मैंने कहा सर, तंतु बणिक जाति का मैं तो इतिहास नहीं लिख रहा था ना, मैं तो भर टीला पर लिखा हूँ, नेचुरली भरों के बारे में है। तो कभी आप लिखिए, सबसे बड़ी बात है आप उसी जाति को बिलोंग करते हैं, आप ज़्यादा बता पाएंगे। और मुझे याद ठीक नहीं है, हो ना हो उन्हीं से वो किताब मुझे मिली थी। तो वो हुआ, तो उसके बाद पता चला कि ये भर लोग रातों रात, उस समय शिवपुर बहुत घना जंगल था,
था 1750 तक शिवपुर में भयंकर घना जंगल, आज भी जंगल है, खरगोश वगैरह सब घूमते रहते हैं। मैं गया हूँ वहां, मैं खोजते पता चला कि शिवपुर के जंगल में ये लोग पनाह लिए थे। भर लो। हाँ, तो शिवपुर में जब मैं पता लगाने गया इनके थ्रू, भादुड़ी जी के, तो वहाँ भरौटी मिली। अच्छा। हाँ, वहाँ भरौटी मोहल्ला है। अब भर बहुत कम रह गए हैं, लेकिन भरौटी टीला ही प्रमाणित करता है कि जो भर लोग भाग के गए हैं वो कोई लिखित नहीं है। लोग आम लोगों में उस क्षेत्र को भरौटी कहते हैं। उसका अच्छा नाम, रुक जाइए बता रहा हूँ। वो माने भर जातियों की जो बस्ती थी उसको भरौटी भरौटी कहते थे, जैसे अहिराना कहते हैं जैसे जी उसी जी तरह। जी जी। भरौटी तो बहुत वहाँ के जो बुजुर्ग भर थे, मैंने उन लोगों से संपर्क कायम किया क्योंकि उनको किसी को गोली लगी थी बच्चे को, उसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे थे क्योंकि वहाँ चांदमारी थी आर्मी का। तो उन्होंने बताया कि हाँ हुजूर, आप लोग जो कह रहे हैं ये हम भी अपने बुजुर्गों से सुने हैं, लेकिन वो तो इतना, मतलब हम लोगों का तो जनरेशन थोड़ा टाइम लगता है, उनका जनरेशन बहुत जल्दी बदल जाता है। उनके 100 साल में 4 जनरेशन मिल जाएंगे आपको। तो नेचुरली 1757 कहा, 200 साल का बहुत बड़ी गैप है। तो कहे कि और कुछ नहीं, हाँ इस तरह था। और हम लोगों का एक नेचर में ही है, हम लोग ऊंची जगह रहना पसंद करते हैं। अच्छा। तो वहाँ भी अगर आप जाएंगे शिवपुर के उस साइड में, तो वरुणा नदी का जो वो है एकदम जलेबी की तरह, मतलब यहाँ है इस तरह। तो उसमें जो ऊंची सबसे जगह है, तो वहाँ भरों की आप बस्ती पाएंगे। तो ये घटना के बाद ये सब जो मिला मुझे, तो ये जो बाबा थे ईसाई बाबा, तो इनके पादरी ने कहा कि तो ये इतना तुल पकड़ा, स्थानीय लोग बहुत मिन्नती किए, तो कमांडेंट पहले राजी नहीं हुए। तो फिर पादरी साहब उनको समझा के कहे, तो कुछ देर के लिए वो मान गए। तो कहे कि एक काम कीजिए, आप लोग उनका मट्टी अगर यहाँ ले आएंगे तो सिपाहियों की जो कब्रगाह है वहाँ हम दफना देंगे और जो भी क्रियाक्रम है कर देंगे। तब चक्रवर्ती साहब और स्थानीय लोग अगल बगल सब मामूली लोग थे सब, उन्होंने कहा कि बाबा हमारे इतने प्रिय थे और बाबा का ये स्थान इतना प्रिय था, तो बाबा को यहाँ से हटा दिया जाएगा, ये कैसी बात है, बाबा को यहाँ से नहीं हटाएंगे। तो फिर खबर गया। तो ये घटना, मतलब जब पादरी को लगा, तो पादरी इतना मतलब प्रभावित हो गए कि एक हिंदू पुरोहित प्रिस्ट वो खुद कह रहा है कि आप को अगर कोई आपत्ति नहीं है धार्मिक, हम तो जमीन छोड़ रहे हैं, हम लोग नहीं चाहते कि उनकी शरीर को यहाँ से हटा दिया जाए। तो वहीं दफनाया गया, जो आज भी है थॉमस चर्च। तो इसके साथ भरों की भी बहुत बड़ी संख्या भरों की थी जो ईसाई बाबा को बहुत मानते थे। वस्तुतः ईसाई बाबा उन्हीं के भरोसे में, किसी से वो मांगते उंगते नहीं थे कुछ, वो सब देते थे। मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि जो बनारस है, बनारस का जो भर टीला या औरंगाबाद जो पूरा बता रहे हैं कि एक तरफ से ये रेशम के धागों का मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट था। नहीं, मार्केट देखिए, मार्केट अगर कहेंगे तो बुद्ध का जब निर्माण हुआ तो बुद्ध का शरीर जो हमारे भारतीय परंपरा का है ढका जाता है, वो काशी को तुक करके उसका उल्लेख है कि काशी के रेशम के चादर से उनको ढका गया था। लेकिन काशी में किसी कारणवश हो, उसके पहले काकून का वो होता था या रेशम पाला जाता था, रेशम का कीड़ा, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। प्लासी के लड़ाई के बाद ही इसका परंपरा आता है। यहाँ कपड़े बिने जरूर जाते थे और उसका श्रेय जो है जोगी संप्रदाय का है। ये जोगियों का जो गृहस्थ हो गए वो लोग थे, और ये जोगी पूरा उत्तर भारत
उत्तर भारत क्या पूरा भारतवर्ष में एक धार्मिक संप्रदाय थी। ये योग को वो करते थे, ये स्मार्ट उसको नहीं मानते थे। ब्राह्मण की जो त्रिशक्ति है, गीता उपनिषद और ये, इसको स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन जैसा आपने अभी बताया कि जो तातियां बंगाल से आए और उन लोगों ने रेशम का कीड़ा पालने के लिए इनको इन लोगों को सिखाया। प्रशिक्षित किया, और उसके बाद ये लोग रेशम का कीड़ा भी पालने लगे और रेशम का धागा भी बनाने लगे। तो इस ये धागा नहीं बनाते थे, जी। रेशम का कीड़ा पालते पालते थे। कीड़ा निकाल करके काकून दे देते, बेचते, काकून बेचने आते थे। जी उनको धागा निकालने का वो नहीं था, पता नहीं था। वो तांतियों को देते थे, वो लोग धागा निकालते थे। तो तातिया भी यही थे, हाँ, भर आज भी यही है। थे। हाँ, काकून जो निकाला जाता था वो भर निकालते थे, उसके बाद तातिया जो है वो रेशम का धागा हाँ। तैयार करते थे। क्या इस यहाँ जो धागा तैयार करते थे उसकी मार्केटिंग अदर अलग शहरों में या अलग देशों में भी होती थी? हाँ, यहाँ से काकून सॉलिड काकून मतलब कीड़ा निकाल करके काकून जो एक धागे का गुच्छा के तरह, हाँ वो यहाँ से मंगलोर जाता था, जी कालीकट जाता था, स्पेन जाता था। इंग्लैंड वाले तो ले ही जाते थे। जी, इस जी। तरह जाती थी। मतलब हम ये कह सकते हैं। और इसलिए ये सब बता पा रहा हूँ, जिस भादुरी जी का उल्लेख किया हूँ, क्योंकि यूपी रेशम बोर्ड में उनको अगर पता लगाएंगे, उन लोगों को हमने लेख दे दिया था। तो बनारस में 2 ही लोग थे जो रेशम का कीड़ा पालते थे और उसका उत्पादन करते थे। तो भादुरी जी एक थे और एक कोई गुजराती परिवार। वो भादुड़ी जी का पूरा नाम क्या होगा? उनका SN भादुरी नाम था। वो शिवालय के रहने वाले थे। हाल ही में वो गुजर गए, हमारे अच्छे मित्र थे। जी। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जब जो धागा यहाँ तैयार हो रहा है वो इंग्लैंड भी जा रहा है, हाँ। स्पेन भी जा रहा है, अपने देश के अंदर भी विभिन्न राज्यों तक पहुँच रहा है वो, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि एक समय ये भी था कि यहाँ इस बनारस में न केवल रेशमी वस्त्र तैयार होते थे, उसके लिए ये जाना जाता था, बल्कि यहाँ पर बाकायदे रेशम के धागे भी तैयार किए हाँ, जाते थे, लच्छे- कानून भी थे। हाँ, यहाँ से धागे के लच्छे जाते थे। और ये सब बातें इसलिए मेरा मतलब इंटरेस्ट लगा। और वो जब हम गए उनके कारखाने में जहाँ रेशम पाले जाते थे कीड़े, तो वहाँ के जो कर्मचारी लोग थे वो भी भर ही थे ज्यादातर। जी और रेशम का कीड़ा देखने में बड़ा खूबसूरत होता है, छोटा छोटा, और बड़े मतलब सेंसिटिव होता है। मतलब उसको जैसे पाला जाता है, उसको थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो मरने लगते हैं। जी जी जी। तो वो आज भी भरौटी में आप जाएंगे, अब मैं नहीं जानता हूँ गुजराती परिवार का कहाँ कारखाना है। जी जी। वहाँ तो हम लोग एक दास परिवार से, ये जिनका ये कन्हैयाल सराफ से उनके संबंध है, वो अग्रवाल परिवार है, ठीक बात है। विख्यात वो है, उनसे हम लोग संपर्क किए थे। तो इसी से पता चला। हालांकि भर लोग रेशम वो बनारस के और लिमिटेड, बनारस भरौटी और यहाँ के तो उठ के भाग ही गए थे। भरौटी में ही वो होता, अब धीरे धीरे खत्म हो गई। माने हम ये कह सकते हैं कि ये 2 चीज़ें निकल करके आई हम लोग की बातचीत से। एक तो ये कि जो भर बिरादरी थी हाँ, वो अपने आप को इस बनारस का संस्थापक भी बताते हैं, वो सही है। बनारस के संस्थापक हैं भर। और दूसरी चीज, उन्होंने ही बंगाली जो तांती थे उनके सहयोग से रेशम का कीड़ा पालना, काकून निकालना, और उसके बाद जो काम तांतियों का था वो रेशम का धागा बनाया करते थे। ये और वर्ल्ड मार्केट था। वर्ल्ड मार्केट था। माने बनारस रेशम को ले मुर्शिदाबाद से शिफ्टिंग होके बनारस हो गया था। मुर्शिदाबाद से। हाँ, मुर्शिदाबाद। और अगर
1857 का गदर ना होता तो ये मार्केट और भी बड़ी हो जाती। जी उसके बाद 1857 हुआ। जी जी तो इस छोटे से स्पैन में बनारस का आर्थिक भौगोलिक बहुत कुछ बदलाव आया। और सबसे बड़ी बात है, जब भर टीला के बारे में जानकारी हुई तो मैं आपको सुबह इसलिए ले जाना चाहता हूँ। मैं भादुरी जी के जैसे आपके पास है, तो मेरे पास कभी भी इस तरह कैमरा थी, लेकिन उसके बाद कैमरा का वो नहीं मिलता था। चलिए ठीक। तो भादुरी जी के पास बहुत कीमती कैमरा थी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तपन बाबू, उसका एंगल तो मिल सकता है। उनका हाँ, कोशिश करूँगा। तो शाम को और सुबह इस दो को एंगल में उन्होंने 2 फोटो खींचा था। और जो पादरी साहब ने कहा कि वहाँ का दृश्य बहुत मनमोहक लगता है, क्योंकि इधर रेवा तालाब और उधर का गोदावरी झील, सूर्य उदय गोदावरी झील से दिखाई देता था। भर टीला बगल में होता था, बहुत खूबसूरत लगता था। मैं आपको बताया, इसका पेंटिंग करने के लिए सोचा था, अभी तक मैं कर नहीं पाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी बनारस के और लोगों सुबह की। मैं, अगर सुबह भोर में आप आएंगे तो उसका एंगल मैं दूंगा, आप उसका फोटोग्राफ ले लीजिएगा। तो टीला तो नहीं है, लेकिन टीला का आभास मिल ही जाएगा। जी टीला तो काट डाला गया। टीला उसी समय गिराया गया। 1857 के बाद गुस्सा तो था ही जी अंग्रेजों जी का। जी उस टीला को वो मटिया मिल तो किए, वो तो पहले ही किए थे तोप दाग करके। जी जी फिर जो वो स्टेट था भावर के राजा को वो बेच दिए। तो वहाँ जो है उन्होंने कोठी बनाई। और आफ्टर द पार्टीशन तो वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने रिफ्यूजी महिलाओं के लिए कैंप बनाए। वहाँ लगभग 2000 महिलाएं रहती थी, ये भी बता दूं आपको। और उसमें 7 चौक थे, उस बिल्डिंग में 7 चौक थे। ठीक बात है। ये एक अलग विषय है और इस पर हम लोग फिर से कभी चर्चा करेंगे। आज के लिए हमारे दर्शकों के लिए आपने जो जानकारी दी वो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि ये बनारस कभी रेशम के धागों का उत्पादक क्षेत्र भी रहा है। ये केवल बनारसी साड़ी ही बनारस की पहचान नहीं है, बनारस का रेशम ही यहाँ की पहचान नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत आज़ादी से बहुत पहले, देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भी पहले की बात है ये। और तब ये बनारस, आप कह सकते हैं कि छोटा मैनचेस्टर इसको आप कह सकते हैं, छोटा आप सूरत इसको कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका घोष साहब। आपसे मिलकर के बड़ा अच्छा लगा और आपने जानकारी भी हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी दी। नमस्कार। अजय चतुर्वेदी।